हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति पुनः आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ सीटी बंदोड़ा की इस क्लास में 10+2 के लिए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं 3 पेपर आपको देने वाला हूँ। 7 नंबर दिया, 8 नंबर दिया और आज 9वां पेपर आपके बीच लेकर हाजिर हो चुका हूँ। इसके बाद रात्रि जोगा मैं आपको 10, 11 और 12 फिर 3 पेपर देने वाला हूँ और 11 तारीख वाले एग्जाम के लिए भी 3 पेपर फिर और देने वाला हूँ। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अगर बेल आइकन के घंटे को प्रेस नहीं किया तो उसको प्रेस कर लेना। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जेके विद मूलचंद सर से जुड़ सकते हैं और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, तो आप वहां से आप जुड़े सकते हैं। बिल्कुल साथियों, अब अपन सीधे सीधे क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पहले प्रश्न की ओर चले साथियों। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही प्यारा प्रश्न आया है कि संगत बताइए। आपको इनमें से सुमेलित जो है उसको सुमेलित करके बताना है। कौन सा जो सही कथन है आपका वह आपको यहाँ पर चूज करना है, यानी सही कथन को आपको चूज करना साथियों। बागौर कोठारी नदी के तट पर है, गणेश्वर कांतली नदी के तट पर है, जोधपुरा साबी नदी के तट पर है, या उपयुक्त सभी सही है। तो ये आपसे सभ्यताओं से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया साथियों। बागौर भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। बागौर तो भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कोठारी नदी के तट पर है। गणेश्वर साथियों सीकर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सीकर में पड़ता है। कांतले नदी के तट पर है। जोधपुरा साथियों जयपुर में पड़ता है और साबी नदी के तट पर है। बिल्कुल बात सही है। अर्थात साथियों यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। बिल्कुल देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि बैराट सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। बैराट से संबंधित कौन सा कथन जो है, कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बैराट की खुदाई में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मौर्यकालीन और मध्यकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ से प्राप्त ईंट मोहनजोदड़ो की ईंटों से मिलती जुलती है। यहाँ से 8 पंचमारक चांदी की मुद्राएं मिली है। यहाँ से गोल मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है साथियों सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नहीं वाला आपको चूज करना है वो वाला चूज नहीं करना है। अर्थात साथियों यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पर केवल जो 4 कथन है, केवल ऑप्शन 4 जो है, यानी कि यहाँ से गोल मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये वाला गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से तो अवशेष मिले हैं साथियों, गोल मंदिर का अवशेष मिले हैं, बौद्ध मंदिरों का अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, क्या प्यारा प्रश्न है साथियों। कालीबंगा से निम्न संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा से संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा कि सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। बिल्कुल साथियों, 1951-52 की बात करें तो अमलानंद घोष ने खोज की थी। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 4 स्तरों में हुआ है। बस यही बात पकड़ मांगी साथियों। इस सभ्यता की खुदाई का जो कार्य 4 नहीं 5 स्तरों में हुआ है। कितने स्तरों में हुआ है? 5 स्तरों में जो है इस सभ्यता का क्या हुआ, खुदाई का कार्य हुआ है। तो यहाँ पर बात पकड़ मांगी साथियों, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल साथियों हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर है और घग्गर नदी को मरत नदी, नाली नदी, नट नदी आदि कई नामों से भी जाना जाता है साथियों। देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं साथियों। कालीबंगा से प्राप्त बर्तन जो है पतले एवं हल्के हैं तथा इसमें सुंदरता तथा सुडोलता का अभाव है। तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न का है कि सूची फर्स्ट में कुप्रथाओं और सूची सेकंड में उनको समाप्त करने वाले शासकों का नाम दिया गया है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा उपयुक्त कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी सती प्रथा, कन्यावध प्रथा, डाकन प्रथा, त्याग प्रथा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस शासक ने इसको खत्म किया। कुप्रथाएं जो है साथियों, ये प्रथाएं प्राचीन समय में चली आ रही थी, लेकिन इन प्रथाओं का साथियों गलत फायदा उठाया जाने लगा। इसलिए साथियों गलत जो प्रथाएं होती है वो क्या कहलाती है, कुप्रथाएं कहलाती है साथियों। कुप्रथा है तो बताओ सती प्रथा, कन्यावध प्रथा, डाकन प्रथा, त्याग प्रथा, इनके ऊपर जो रोक है वो किस किस शासक ने लगाई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपको यहाँ पर निश्चित रूप से पता चल रहा होगा, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। देखो क्या हो रहा है, आ जाओ। निश्चित रूप से यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर जो आंसर होने वाला है, देखो साथियों यहाँ पर देखो सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा कौन रोक लगाएगा, तो सती प्रथा पर रोक लगाने वाला राव विष्णु सिंह हो जाएगा। साथियों कन्यावध प्रथा की बात करें तो कन्यावध प्रथा के ऊपर रोक लगाने वाला कौन हो जाएगा, तो कन्यावध प्रथा के ऊपर रोक लगाने वाला हो जाएगा महाराव राम सिंह जो है आपके हो जाएगा। डाकन प्रथा की बात करें, डाकन प्रथा महाराणा स्वरूप सिंह हो जाएंगे। त्याग प्रथा महाराजा मान सिंह हो जाएंगे। साथियों ये जोधपुर के शासक थे, ये आपके मेवाड़ के शासक थे।
हाँ बिल्कुल साथियों, आपको पता होना चाहिए। और ये महाराज राम सिंह आपकी कोटा के शासक हो जाएंगे, बिल्कुल ये आपकी जयपुर के बात हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके साथियों बिल्कुल आपका ऑप्शन जो है इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपके क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है, प्यारा प्रश्न है साथियों, बहुत ही गजब का प्रश्न आया है कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में सही कथन नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहली बात तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो ये तो आपको पता होगा साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा कि 18 तारीख को यानी 18 जून 1576 को ये आपको युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ, तो ये मान सिंह और आपके महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। मान सिंह जो है अकबर के सेनापति के रूप में आया था, लेकिन साथियों ये गोचा मास्टर इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा जो है वह गलत बताता है, वह कहता है कि 21 जून को युद्ध हुआ था। लेकिन आज तक साथियों इस युद्ध का प्रमाण जो परिणाम है, पहले आज से पहले एनसीईआरटी में अकबर को विजेता दिखाया गया था, लेकिन साथियों वर्तमान में जो एनसीईआरटी है वहाँ पर ये बताया कि यह इस युद्ध का कोई परिणाम जो है निकला ही नहीं, यानी कि यह युद्ध साथियों क्या है, अनिर्णायक युद्ध रहा हुआ है। यानी कि साथियों देखो लूणा में रामप्रसाद महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम थे, यानी कि इस युद्ध में साथियों इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा गया है। साथियों हाथियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है यहाँ पर। तो रामप्रसाद व लूणा जो है वह आपकी महाराणा प्रताप के हाथियों का नाम था, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये बात तो साथियों क्या है, सही है, बिल्कुल सही बात है। युद्ध में मान सिंह अपने हाथी मर्दाना पर बैठा था, बिल्कुल ये बात भी सही है साथियों। मर्दाना के वार से चेतक घायल हो गया साथियों, बिल्कुल ये बात भी आपके सत्य है। चेतक जो है, चेतक मर्दाना के साथियों सिर पे ऊपर पैर रखकर साथियों महाराणा प्रताप ने जो है आपको मान सिंह को वार किया था, लेकिन महाराणा प्रताप जो मान सिंह है वो ओहदे के पीछे छुप गया था, इस वजह से बच गया साथियों। और इसमें आपके चेतक और महाराणा प्रताप घायल हो गए, और घायल चेतक और आपके झाला अज्जा ने महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया। और चेतक जो है बलीचा गाँव साथियों इसकी क्या बनी हुई, समाधि बनी हुई, ये बात आपको पता होना चाहिए। सर्वप्रथम बदायूं ने इस युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध नाम दिया, ये बात तो गलत हो जाएगा साथियों। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर मस्जिद या 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था साथियों, बताओ देंगे। हाँ क्या नाम था बताओ, संस्कृत पाठशाला। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। कंठाभरण, यानी कि इसका पूरा नाम तो क्या था, ये सरस्वती नाम भी दे रखा है, तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहे हैं साथियों, क्योंकि इसका नाम पूरा नाम क्या था, इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला इसका नाम हुआ करता था। इसी को आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा दिया और इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया, जो कि राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, 16 खंभों पर बनी हुई है। और तो और साथियों एक विशेष बात क्या कि इसका वास्तुकार अबू बकर था, अबू बकर इसका वास्तुकार था। और साथियों यहाँ पर पंजाब सापीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। कुछ कहते हैं कि साथियों इसका निर्माण जो है 60 घंटों में कर दिया गया, इसलिए भी इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। आ जाओ, किस जाट शासक ने मुगलों की जन विरोधी नीति को समाप्त करने के लिए अफगान सरदार असद खां, मीर बख्शी सलावत खां और अहमद खां आदि का दमन किया था, तो ये साथियों आपके कौन हो सकता है। तो देखो मैंने कई बार आपको कहता हूँ कि जाटों में एक जाट हुआ जिसका नाम तेजा धोलिया जाट है, और जाटों में एक जाटनी हुई जिसका नाम कर्माबाई जाटनी, और जाटों का एक अफलातून हुआ जिसका नाम सूरजमल जाट था। लेकिन साथियों आपको पता चल गया होगा यहाँ पर तो आपकी कौन हो जाएगा, उत्तर तो हो जाएगा सूरजमल जाट। साथियों राजाराम जाट भी कम नहीं था, राजाराम जाट ने भी साथियों अकबर की कब्र जो है ना, इस अकबर की कब्र से अकबर की अस्थियों को निकालकर जला दिया था साथियों, राख कर दिया था। और तो और साथियों इसने आगरा किले को भी लूटपाट करके आगरा किले में भी लूटपाट मचा दी थी। ये था राजाराम जाट, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल राजाराम जाट भी कोई कम आदमी नहीं था। तो जाटों में एक ही जाट राजाराम जाट भी आपको पता होगा। जवाहर सिंह भी साथियों कम नहीं है। जवाहर सिंह जो है ये दिल्ली गया था और दिल्ली के लाल किले से साथियों अष्टधातु दरवाजा उखाड़ कर ले आया, दिल्ली को फतेह करके आ गया, ऐसा जाट था साथियों जवाहर सिंह, आपको पता होना चाहिए। चूड़ामन की तो बात ही क्या कराना साथियों, चूड़ामन ने भी आपके भरतपुर में विद्रोह किया था मुगलों का। साथियों मध्यकाल में रेहकला से क्या तात्पर्य था, रेहकला क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रेहकला साथियों मध्यकाल में आपसे पूछा जाए तो ये पहिए वाली गाड़ी पर लगी हल्की तोपें जिन्हें बेल खींचते थे, ये आपके रेहकला कहलाती थी। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मुझे ये बताओ मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है कब की गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इस मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है कब की गई थी, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका उत्तर दोगे, मैं आशा उम्मीद करता हूं। लेकिन मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी यह आपसे यहां पर पूछा गया है, तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि ये तो आपके जयनारायण व्यास ने की थी। ऑप्शन बी आपका यहां पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न साथियों राजस्थान के एकीकरण जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ। देखो ये मजाक सी लग रही होगी साथियों, राजस्थान के फॉरेस्ट गार्ड में और फॉरेस्टर के पेपर में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था कि ये कितने चरणों में हुआ। तो साथियों 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होता है और 1 नवंबर 1956 तक आपके क्या चलता है, ये एकीकरण चलता है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साथियों राजस्थान जो है रियासती विभाग की स्थापना करके राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण करवाया था।
बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ सभा यानी कि आंदोलन है और दूसरी तरफ प्रवर्तक है। संप सभा, सेवा संघ, एक की आंदोलन, राजस्थान सेवा संघ। आपको यहाँ पर मिलान करना है। ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, ये रहे आपके सामने ऑप्शन भी। साथियों ऑप्शन भी आपके बीच में ये रहे, ये 4 ऑप्शन आपके बीच में दिख रहे हैं। देखो आपको 4 ऑप्शन है, इनको आप पहले देख लेना, फिर आप क्या करना, उत्तर करना है ना। बिल्कुल साथियों आप उत्तर करना। देखो आ जाओ, मैं आप उत्तर करवा देता हूँ। देखो संप सभा साथियों गोविंद गिरी, ठीक है। सेवा संघ आपके भोगीलाल पांड्या, एक की आंदोलन मोतीलाल तेजावत और राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक। अर्थात साथियों 2 3 1 4 होना चाहिए, 2 3 1 4, 2 3 4 2 3 1 4। साथियों कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस क्रांतिकारी ने ये सशस्त्र क्रांति करने का जो उत्तरदायित्व है ये आपके लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1915 की बात हो रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए साथियों। ऑप्शन बी गोपाल सिंह खरवा की बात करें, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों आप लगातार मेरे साथ बने रहें और मैं वादा कर सकता हूँ साथियों, अगर आपने ढंग से भी ये 10 जो मॉडल पेपर मैं आपको दे रहा हूँ 10 से 15 यानी कि 11 तारीख वाले पेपर के लिए तो 15 मॉडल पेपर हो जाएंगे। इन मॉडल पेपर से बाहर साथियों बाहर प्रश्न जाने की संभावना जो है नाम मात्र की लगभग साथियों मैं कह सकता हूँ लगभग 70 से 75% पेपर तो मैं यहाँ से फंसा ही दूंगा। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहें और अन्य वीडियो जो मैं आपको डोज देता हूँ वो डोज भी आप साथ के साथ जरूर पढ़ते रहें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। साथियों नेक्स्ट है, किस संत को कालबेलिया जाति अपना गुरु मानती है। कालबेलिया जाति साथियों किसे अपना गुरु मानती है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या गोपीचंद को, जालंधर नाथ को, कानपानाथ जी को, या उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर है वे कानपानाथ जी आपको उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। साथियों ये बात तो आपको पता होना चाहिए। देखो तेजाजी की बात करें साथियों, तेजाजी की मृत्यु जो है साथियों विक्रमी संवत 1160 ईस्वी की बात करूँ, 1160 की बात करूँ, विक्रमी संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन साथियों इनको सेंद्रिया नामक स्थान पर नाग ने यानी कि बासक नामक नाग ने डंक मारा और इसी की वजह से साथियों सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। सुरसुरा अजमेर में पड़ता है। साथियों आज भी जब कभी भी जागती जोत निकाली जाती है यानी कहीं पर भी नया तेजाजी का मंदिर बनता है तो सुरसुरा से जागती जोत निकाली जाती है। तेजाजी महाराज का जन्म साथियों विक्रमी संवत 1130 को आपके माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन की बात करें, विक्रमी संवत 1130 को माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। खड़नाल गांव में हुआ था। माता का नाम रामकुंवरी था, पिता का नाम ताहरजी धोड़िया था और बहन का नाम राजल व बूंगरीबाई था। और धोड़िया गोत्र के जाट हुआ करते थे। मैंने कई बार मैंने आपको कहा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जाटों में एक जाट हुआ जिसका नाम तेजा धोड़िया जाट, और जाटों में एक जाटनी हुई जिसका नाम कर्माबाई जाटनी था, है ना। निम्न में से असत्य कथन कौन सा साथियों, यह आपसे पूछा जा रहा है। असत्य कथन, केवाई माता का मंदिर केसरिया नागौर में, कथोड़ी जनजाति के लोग मोदरा माता की विशेष मान्यता है, आई माता सिरवी जाति के लोगों की कुल देवी है और तेमड़ा देवी करणी माता की इष्ट देवी है। तो साथियों असत्य कथन यहाँ पर पूछा आपसे, तो असत्य कथन साथियों कथोड़ी जनजाति वाला हो जाएगा। मोदरा माता नहीं है, कथोड़ी जनजाति आपकी मोदरा माता का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो ये बात आपको कथोड़ी जनजाति की बात है और ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये देखो साथियों, बंशीधर भट्ट नामक कलाकार का संबंध किस कला से है। तो बंशीधर भट्ट का साथियों आपसे पूछा जाए तो ये आपकी किस कला से संबंध रखते हैं, तो ये आपके ऑप्शन बी तमाशा से रखते हैं। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। साथियों अब अपन ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर करेंगे, नहीं तो आपकी वीडियो जो है साथियों बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में जो है प्रॉब्लम होती है बाद में ना। तो इसलिए अपन फटाफट करने वाले हैं। चलो अब फटाफट जो है अपन उत्तर लगाएंगे सीधा ना। निम्न में से किस मेले का आयोजन जो है राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। तो पर्यटन विभाग द्वारा किस मेले का आयोजन किया जाता है, तो ये साथियों आपके महावीर जी मेला है, बेणेश्वर मेला है, गणगौर मेला है। सभी का उपयोग सभी का ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आ जाओ मौन क्या है साथियों, मौन की बात करें तो मेड़ता क्षेत्र में बनाए जाने मिट्टी के बड़े आकार के मटके जो होते हैं वो मेन कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये साथियों गढ़बिठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है क्योंकि बिठली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है, इस कारण गढ़बिठली कहा जाता है। नेक्स्ट है साथियों, मेवाड़ के किस शासक के काल में चावंड शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो चावंड शैली का प्रादुर्भाव आपसे पूछा जा रहा है, तो ये चावंड शैली का प्रादुर्भाव किसके काल में हुआ था, तो आप अच्छे से जानते हो साथियों महाराणा प्रताप के काल में चावंड शैली का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन ए चावंड को आपके 1585 महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था। अजरक प्रिंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अजरक प्रिंट को साथियों अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट या बाड़मेर के इसलिए बाड़मेर प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों दारी संस्कार जो है ये एक प्रकार का पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म की मान्यता वाला संस्कार है और शहरिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये आपके बीच में हाजिर।
हाँ बिल्कुल, देखो तिलका किसे कहा जाता है साथियों? तिलका देखो एक तो होता है साथियों बुर्का, बुर्का बुर्का तो आप जानते हो ना। बुर्का जो होता है साथियों ये आपकी मुस्लिम महिलाओं का ब्लैक रंग की जो पोशाक होती है उसे आपको बुर्का कहते हैं। लेकिन तिलका की बात करें साथियों, तिलका जो है ये मुस्लिम महिलाओं की सफ़ेद रंग की जो पोशाक होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मुस्लिम महिलाओं की सफ़ेद रंग की जो पोशाक होती है उसे अपन कहते हैं तिलका। तो मुस्लिम औरतों का पहनावा हो जाएगा तिलका। मुड़िया लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है साथियों? राजस्थानी जो लिपि है ये मुड़िया लिपि या इसे बनिया लिपि या इसे महाजनी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इसके आपके जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साथियों जन्मदाता तो आपके कौन हो जाएंगे? टोडरमल जी जो है आपके इसके जन्मदाता हो जाएंगे। टोडरमल आप जानते होंगे साथियों ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, तो ये आप जानते होंगे। कवि राजा श्यामलदास ने किस ग्रंथ की रचना की? साथियों कवि राजा श्यामलदास की बात करें, कवि राजा श्यामलदास वही आदमी है जिनके बारे में आप जानते होंगे अच्छे से, जिन्होंने कहा था कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता अकेला महाराणा कुंभा है। तो वीर विनोद ग्रंथ की रचना कौन करता है? कवि राजा श्यामलदास जो वीर विनोद ग्रंथ की रचना करता है, आप जानते होंगे। कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है साथियों? लेह को मनाली या मनाली को लेह से आपके जो कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आप अच्छे से जानते होंगे साथियों कि रोहतांग दर्रा जो है आपके रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ये आपके जोड़ता है। उत्तरी मैदान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उत्तरी मैदान के किस भौतिक भूभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो वह जैव विविधता वाला साथियों सर्वाधिक आपके कौन सा भाग हो जाएगा? तराई भाग हो जाएगा। तराई भाग हिमालय का तराई भाग हो जाएगा। अलमाटी बांध स्थित है साथियों। अलमाटी बांध तो आप जानते होंगे भगवान कृष्ण मिट्टी खाते हैं ना, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों कौन सी नदी पर हो जाएगा? कृष्णा नदी पर आपके क्या हो जाएगा? अलमाटी बांध हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। तो ये आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? सफेदा, खुबानी, नारियल ताड़ या ग्रे एल्डर? तो इनमें से साथियों आपका जो उत्तर होने वाला है वह आपकी सफेदा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। बीजासन का पहाड़ भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र राजस्थान के जयपुर से झुंझुनू तक विस्तृत है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां राजस्थान के जालोर जिले में है। मेसा का पठार आपके मेसा पर्वत जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो असत्य कथन या गलत कथन कौन सा हो जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जो बता रहा है मुकुंदवाड़ा की बात करें पहाड़ियां जो जालोर में है ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि ये बात आपकी गलत हो रही है। राजस्थान में होने वाली शीतकालीन वर्षा जिसे मावट कहा जाता है का प्रमुख कारण क्या है? साथियों जो शीतकालीन वर्षा होती है इसका प्रमुख कारण आपसे पूछा जा रहा है कि प्रमुख कारण क्या होता है? तो साथियों पश्चिमी विक्षोभ आपको पता होगा ये इसका प्रमुख कारण है। साथियों मोटा कण नमी धारण की निम्न क्षमता तथा बाजरा, मोठ व मूंग की फसल के लिए उपयुक्त ये किस मिट्टी की विशेषता मानी जाती है? तो ये तो साथियों अपने रेतीली मिट्टी की बात हो रही है। बताओ आपकी कौन सी बलुई रेतीली जो बलुई मिट्टी है इसकी अपनी विशेषता जो है अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो आपकी रेतीली बलुई मिट्टी आपका जो है उत्तर यहाँ पर एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां कोई नदी नहीं है? साथियों ऐसा कौन सा जिला है? तो चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। ए व बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर किस श्रेणी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है किस श्रेणी के वन जो है सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि साथियों यहाँ पर आपके जो है किस श्रेणी के वन हो जाएंगे। तो खुले वन जो है साथियों सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, रावली टोडगढ़ अभयारण्य का विस्तार राजस्थान की कौन सी जिलों में? रावली टोडगढ़ की बात हो रही है। टोडगढ़ की बात आते ही साथियों अजमेर आपके जहन में बस जाता है। तो यहाँ पर साथियों अजमेर तो होगा ही होगा, राजसमंद भी होगा, पाली भी होगा और ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? साथियों कौन सा विकल्प जो है गलत सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गलत सुमेलित की जब भी बात आए तो विदेशी पशु प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में, जर्म प्लाज्मा स्टेशन जोधपुर में, टेट्रापेक दुग्ध संयंत्र जयपुर में, विदेशी पशु प्रजनन फार्म जोधपुर में। तो साथियों यहाँ पर आपका जो है गलत कथन की बात हो रही है। गलत सुमेलित कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा साथियों यहाँ पर विदेशी जो पशु प्रजनन फार्म है जोधपुर वाला ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में तांबे की खानों से संबंधित है? तांबे की खानों की बात आती है साथियों आपको खेतड़ी सिंगाना तो आपके रोम रोम में बस जाता ही होगा। खेतड़ी सिंगाना तो आपके दिमाग में आ ही जाता होगा। खोदरीबा, भगोनी क्षेत्र, गोलियां और पिपेलो क्षेत्र ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर तो चारों ही ऑप्शन यानी तीनों ही ऑप्शन जो है ये आपके तांबे से संबंधित, अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, राजस्थान एवं भारत का जनसंख्या घनत्व क्रम से कितना है? राजस्थान का और भारत का जनसंख्या घनत्व, पहले राजस्थान का बताना है फिर आपके भारत का बताना है। तो जनसंख्या घनत्व साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा होगा कि ये तो आपके 200 तो राजस्थान का, 382 भारत का है। ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाने वाले निम्न महोत्सव के युग में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों एक तरफ आपके पूरक पूरक क्या दे रखा है, एक तरफ आपके महोत्सव का नाम दे रखा है, एक तरफ आपके जिला दे रखा है और दूसरी तरफ आपके माह दे रखा है। तो साथियों ऊंट महोत्सव बीकानेर में जनवरी माह आपके दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा साथियों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर मेवाड़ महोत्सव जो उदयपुर में अप्रैल माह में, ठीक है। ग्रीष्म महोत्सव साथियों जैसलमेर, ग्रीष्म महोत्सव और साथियों शरद महोत्सव जो दोनों है ये माउंट आबू में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, माउंट आबू में होते हैं। ये आपके जैसलमेर की बात नहीं है। शीत महोत्सव माउंट आबू दिसंबर में, तो ये आपको साथियों कहाँ पर हो जाएगा, माउंट आबू, ऑप्शन सी जो आपको सही हो जाएगा। इसके अलावा भी साथियों आपको ध्यान रखना, जैसे थार महोत्सव बाड़मेर की बात हो रही है। हाँ, इसके अलावा भी आपके आपसे पूछा जाए थार महोत्सव के अलावा जैसे मीरा महोत्सव पूछ ले तो चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। तो ये आपको कुछ महोत्सव और भी आपको साथ के साथ आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखो साथियों कथन एक और कथन कारण आर दे रखा है, कथन और कारण दे रखा है। देखो क्या दे रखा है साथियों, भारत सरकार ने राज्य में केवल शहरी जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में स्थान दिया है। और कारण कह रहा है कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 द्वारा राज्य की जनजातियों को अधिसूचित अनुसूचित जो है किया है। और साथियों कथन ए यानी कि ए ऑप्शन कह रहा है ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ए और आर दोनों एक दूसरे के पर्याय है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु ए व आर दोनों एक दूसरे के पर्याय नहीं है। ए आर पर आबद्ध है किंतु आर ए पर आबद्ध नहीं है। ए तथा आर दोनों पर्याप्त रूप से सत्य नहीं है। तो यहाँ पर साथियों 40 नंबर का प्रश्न जो है आपको थोड़ा सा समझना है साथियों। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, पर्याय नहीं है लेकिन एक दूसरे से आपके दोनों ही कथन क्या है, एक दूसरे से क्या है, सत्य तो है। इसके अलावा साथियों निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उद्देशिका अर्थात साथियों प्रस्तावना की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना में कौन सा नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये तो आपको पता होगा साथियों, आर्थिक स्वतंत्रता जो है इस पर आपके विचार किया जा रहा है। ये बिल्कुल आपके विचार किया जा रहा है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। साथियों प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 14, 16, 19 व 21। तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है इसके अनुसार अगर बात करें साथियों अनुच्छेद 14 जो है ये आपके क्या करता है, इसकी आपके जो है इसके अंदर निहित है। ऑप्शन ए जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ देखो साथियों आपसे स्पष्ट शब्दों में पहले तो यहाँ अनुच्छेद 14, 17, 21 और 29 दे रखा है। इनके सामने इन सूची के साथियों इनके कार्य जो है यानी इन अनुच्छेदों में क्या क्या है ये आपके बारे में बता रखा है। कूट आपको दिखा देता हूँ, पहले आप कूट देख लो फिर इसका आप क्या करना, सही उत्तर का चयन करना। ये देखो साथियों ये कूट आपके सामने हाजिर है, ये कूट आप अच्छे से देख लो फिर आप इसके क्या करना, मिलान करना। बिल्कुल कूट देख लिए होंगे साथियों। अब अपन वापस चलते हैं यहाँ पर आ जाओ। ये देखो ये रहा प्रश्न आपके बीच में, चलो आपको मिलान करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, है ना। साथियों अनुच्छेद 14 की बात करें, विधि के समक्ष समानता की बात हो रही है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 17 साथियों ऐश प्रत्यक्ष अंत, ये बिल्कुल आपको पता होगा। और 21 साथियों प्राण और दैहिक स्वतंत्रता स्वतंत्र है और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 19 हो जाएगा। अर्थात साथियों यहाँ पर दिख रहा होगा 4-1-3-2 4-1-3-2 साथियों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो 4-1-3-2 की बात हो रही है। 4-1-3-2 साथियों ऑप्शन डी में आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में किससे संबंधित है। भाग 4 की बात हो रही है कि किससे संबंध रखता है, संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार से, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से। तो साथियों भाग 4 की अगर अपन बात करें तो ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या होगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा गया है। तो ये तो आप बहुत ईजी सा प्रश्न हो गया साथियों। अनुच्छेद 32 जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अनुच्छेद 32 जो आपका साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान जो है संविधान के किस भाग में है, तो ये कार्यपालिका से संबंधित की अगर बात करें तो ये साथियों संविधान के भाग 6 में आपके ये भाग 6 में हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों, ये पूछा जा रहा है। राज्य का प्रथम नागरिक जो है कौन होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राज्य का प्रथम नागरिक की अगर हम बात करें, जैसे साथियों राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक साथियों राज्यपाल होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एक ही व्यक्ति एक समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है। साथियों देखो ये बात आपको पता होना चाहिए कि आपके जब राज्यपाल का प्रावधान किया गया है वहां पर लिखा गया है कि
प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब ये भी हो सकता है साथियों कि एक ही राज्यपाल, एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये जो प्रावधान है संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया, तो ये जो संशोधन है साथियों ये आपके पता होना चाहिए 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना साथियों कहाँ पर की गई थी? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या अजमेर? तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए साथियों, ये तो आपको जयपुर में की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों? ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित की बात करें, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है? यानी कि सीईओ कौन होता है? ये राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात हो रही है। विशेष सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? तो ये बात आपको पता है साथियों, ये तो आपके कौन होता है? मुख्य सचिव जो है ये राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? सही और सटीक होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संशोधन या विधेयक या अध्यादेश में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी? मनोनीत सदस्यों की संख्या में जो है वृद्धि कब की गई थी? राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021, 2019, 2015 या 2010? तो साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर जो है साथियों क्या होगा? राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की शैक्षणिक बाध्यता वाला अध्यादेश किस राज्यपाल द्वारा पारित किया गया था? यानी राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने की शैक्षणिक बाध्यता वाला जो अध्यादेश है किस राज्यपाल द्वारा पारित किया गया था? तो कलराज मिश्र, राम नाईक, कल्याण सिंह या मार्गरेट अल्वा? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका होने वाला है बिल्कुल ऑप्शन बी, कल्याण सिंह के द्वारा ये आपके अध्यादेश जो है जारी किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने वाली जो समिति है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है क्या, मुख्यमंत्री होता है या वित्त मंत्री या मुख्य सचिव होता है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह आपका होगा मुख्यमंत्री। ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखो साथियों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति साथियों कौन करता है? तो ये तो आपको पता है साथियों भाई साहब, राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ूं तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। हाँ बिल्कुल, क्या कह रहे हैं साथियों, केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार कानून जो है कब लागू किया गया था? तो साथियों सूचना का अधिकार तो ये तो 2005 में लागू किया गया था, आपको अच्छे से पता होगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। साथियों 4 कथन आपके बीच में, इनमें से गलत कथन कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 60-40 के अनुपात में। पीएम किसान योजना के तहत किसान को प्रतिवर्ष 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के सफल संचालन के लिए लघु किसान कृषक सेवा पोर्टल चालू कर दिया गया है और जिन कृषकों का नाम 1 जनवरी 2019 तक जमीन के रिकॉर्ड में होगा वह इस योजना के भागीदार होंगे। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, बाकी आपका एकदम सही और सटीक है। यहाँ पर 60-40 का अनुपात नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर 60-40 का अनुपात नहीं है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना आजीविका मॉडल शून्य राजस्व मॉडल राज्य के किस जलाशय में लागू किया गया? तो रामसागर, धौलपुर, बिशलपुर, टोंक या जयसमंद, उदयपुर या जवाई बांध पाली में? तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों क्या होगा? जयसमंद, उदयपुर होगा। ऑप्शन सी आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक उत्तर होने वाला है। गोटन किसान उद्योग, गोटन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? साथियों गोटन की बात हो रही है। गोटन चमड़ा के लिए, खिलौना के लिए, सफेद सीमेंट के लिए, दरी के लिए। तो गोटन जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटन तो आपके सफेद सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सूखा से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूणी, सुकड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? बताओ, पारण स्थान कड़ी या राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन, सहायक नदियों का नवीनीकरण या चारा पानी अवधारणा? बताओ कौन सी अवधारणा का यहाँ पर कौन सी प्रणाली का जो है अनुकरण किया जाएगा? तो साथियों यहाँ पर जो अनुकरण है वो किसका किया जाएगा? चारा पानी जो अवधारणा इसका अनुकरण किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट प्रश्न साथियों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जून जुलाई 2020 की बात करें तो कौन सा स्थान हासिल किया है किसमें? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत की बात हो रही है, तो इसमें श्रम योजना के संबंध में। तो यहाँ पर चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर है वह पहला स्थान हासिल किया है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों रिको की स्थापना कब की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है कि रिको की स्थापना जो है ये कब की गई थी? तो रिको की स्थापना साथियों 1918 में यानी 1980 में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान लघु आयोग लघु उद्योग विकास निगम राज्य सिक्कों की स्थापना जो है ये कब की गई थी? राज्य सिक्कों की स्थापना जब भी पूछे तो साथियों आपका उत्तर क्या होना चाहिए? 1961 होना चाहिए। बिल्कुल 1961, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रिको द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? साथियों रिको के द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, किस स्थान पर की गई थी? तो साथियों ये तो महिंद्रा वर्ल्ड तो आपके कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में है साथियों। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्नलिखित कंपनियों को उनकी अवस्थिति के साथ सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है, चार ऑप्शन है साथियों। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जयपुर, कैप्स्टन मीटर कंपनी भरतपुर में है, फ्लोर्स पार सेंटर पिलानी में है, सिमको डूंगरपुर में है। तो साथियों यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए चार ऑप्शन जो आपके सामने ये दे रखे हैं, बिल्कुल सामने आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करना है। साथियों देखो ऑप्शन आप पहले से देख लो फिर आपको सम्मिलित करना है। देखो आ जाओ मैं सम्मिलित करके दिखाता हूँ साथियों आपको। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ पर है? पिलानी में है साथियों। कहाँ पर पड़ता है? पिलानी में पड़ता है। जबकि कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर में है, फ्लोर्स पार सेंटर जो है साथियों डूंगरपुर में है, और सिमको साथियों कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। अर्थात साथियों 3-1-4-2 ऑप्शन जो है आपके कौन सा होने वाला है? 3-1-4-2 साथियों कौन सा ऑप्शन में? 3-1-4-2 ऑप्शन बी कह रहा है। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये आपसे पूछा जा रहा है। राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1957, राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 1961, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड 1965, ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी 1999। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताओ ये 2-3 कथन दे रखे सामने आपके कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बात हो रही है। तो राजस्थान राज्य बालिका नीति का विमोचन फरवरी 2014 में किया गया। महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुन्नत करने हेतु राज्य महिला आयोग का गठन 1999 में किया गया। राजस्थान राज्य महिला संदर्भ केंद्र की स्थापना मार्च 2013 में की गई थी। साथियों सही उत्तर का चयन करना है, यानी कि ये जो कूट दे रखे हैं इनमें से कौन सा कूट जो है सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो है आप देख लो केवल 2 सही जो है। कूट नंबर जो 2 है साथियों, ये महिलाओं के हितों को संरक्षित एवं समुचित करने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन जो 1999 में किया गया था। केवल कूट बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही होगा। बाकी साथियों यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये हाजिर कि कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य सामान्य जन को गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है। बात सही है साथियों। राज्य में 12 जिले के शहरिया व खेरवा और उदयपुर जिले के कथोड़ी जनजाति परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 75 किग्रा गेहूं प्रति परिवार निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 1 रुपये प्रति किग्रा की दर से गेहूं का वितरण 1 मार्च 2019 से प्रारंभ किया गया। ये बात भी सही है। लेकिन साथियों यहाँ पर दे रखा है कि राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम 2009 में स्थापित होने के बावजूद दिसंबर 2011 में कार्य करना प्रारंभ किया। ये बात गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये साथियों कथन ए है, कारण आर दे रखा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान 75-25 का है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ किया गया। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है वह आपका साथियों क्या होने वाला है? सही कारण तो नहीं है, लेकिन ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर कथन ए का सही कारण नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास हेतु वर्तमान में कौन सी संस्था कार्यरत है? राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण
प्राधिकरण, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। तो साथियों यहाँ पर आपकी कौन सा संस्था कार्यरत है, तो ये आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है ये आपके कार्यरत है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर कि राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन एवं ऊर्जा दक्षता व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक नोडल संस्था कौन सी है। तो नोडल संस्था की बात करें तो यहाँ पर नोडल संस्था साथियों कौन सी हो जाएगी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा कॉर्पोरेशन हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है आपके बीच में साइंस के प्रश्न आ चुके हैं, तो साइंस के प्रश्नों पर भी आप विशेष फोकस करें साथियों। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है साइंस का कि सोडा वाटर की प्रस्तुति में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। सोडा वाटर की प्रस्तुति में जो है कौन सी गैस का जो है प्रयोग होता है साथियों, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो यहाँ पर साथियों आपकी कौन सी गैस होगी, तो यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपके काम में ली जाती है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक। साथियों लीवर फ्लूएन पित्त वाहिनी में रहता है, लीवर फ्लूएन पित्त वाहिनी में रहता है, यानी घोड़े की, गाय की, आदमी की या भेड़ की। बताओ लीवर फ्लूयक पित्त वाहिनी में रहता है, पित्त वाहिनी में किसका लीवर जो फ्लूयक में रहता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा साथियों वह आपके भेड़ हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक होगा। हमारे तंत्र में अधिकतम अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा होता है। हमारा जो तंत्र है साथियों इसमें अधिकतम अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है, ग्लूकोज का अपघटन है, क्रेब्स चक्र है, अंतिम श्वास श्रृंखला है या जल अपघटन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर है आपका जो उत्तर क्या होगा, ये क्रेब्स चक्र जो है, ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक होगा। साथियों गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है, गोबर गैस में मुख्य कौन सा तत्व होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या क्लोरीन। तो गोबर गैस में आपको अच्छे से पता होगा साथियों, गोबर गैस में तो मीथेन जो है ये आपके मुख्य तत्व होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथियों निम्न अभिक्रिया में 2KClO3 इसके बराबर समतुल्य दे रखा है कि 2KCl प्लस 3O2 KClO3 के पक्ष में कौन सी, यानी K का ऑक्सीकरण हो रहा है, Cl का अपचयन हो रहा है या O का ऑक्सीकरण हो रहा है या O का अपचयन हो रहा है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह आपका O का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सॉरी ऑप्शन सी साथियों यहाँ पर देखो ये रहा 3 और 4 यानी O का ऑक्सीकरण हो रहा है और O का अपचयन भी हो रहा है साथियों। 3 और 4 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। साथियों पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है किसने किया था, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साथियों किसने किया था, तो ये भी बात आपको अच्छे से पता होगा कि ये तो आपको किसने किया था साथियों, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। ऑप्शन ए जो आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों वह बीमारी जिसे वर्तमान में एड्स से भी अधिक घातक समझा जा रहा है, कौन सी बीमारी हो जाएगी, बताओ एड्स से भी घातक बीमारी कौन सी, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस या हेपेटाइटिस या डेंगू ज्वर। तो ये साथियों कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो ये तो साथियों आपका उत्तर जो है आपको ऑप्शन सी यानी हेपेटाइटिस जो है ये आपके एड्स से भी आपके क्या बताइए घातक समझा जा रहा है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बताओ जानवरों का वह सहयोग जिसमें दोनों भागीदार लाभान्वित होते हैं उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। सहजीविता, परजीविता, कॉलोनी या अन्योन्याश्रयवाद। तो ये साथियों आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी यानी कि अन्योन्याश्रयवाद, ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों रक्त परिसंचरण खालिस्तान की द्वारा खोज की गई, यानी रक्त परिसंचरण जो तंत्र है साथियों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो ये तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी, विलियम हार्वे के द्वारा खोज की गई थी। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि प्रतिबिंब का गठन लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो साथियों आपको क्या लगाना है कि उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाना है यहाँ पर। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है वह आपका 12.33 डायोप्टर जो है उत्तर होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, ये रहा आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहे हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जहरीली होती है, यानी मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में से जो निकलने वाली जो गैस होती है उनमें से कौन सी गैस जो है साथियों जहरीली गैस होती है, तो वह साथियों आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये जहरीली गैस होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है। साथियों किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी मोनेलोसिस का कारक है, किस प्रकार का रोगाणु जो है साथियों इसका कारक है, तो ये सेवालीय, परजीवी, बैक्टीरियल या वायरल। तो साथियों ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका कौन सा होने वाला है, सी होने वाला है, बैक्टीरियल जो है आपका सही और सटीक आंसर होने वाला है।
नेक्स्ट देखो साथियों, किस प्रकार के रोगजनक जल जनित बीमारी सोर्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कारण बनता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके साथियों कारण कौन सा बनता है? तो यहाँ पर भी साथियों वायरल हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर होगा। साथियों देखो, आंख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? आंख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो होता है जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? आइरिस, स्क्लेरा, कॉर्निया या रेटिना? तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह आपका स्क्लेरा होने वाला है। स्क्लेरा, ऑप्शन बी आपका एकदम सही और सटीक आंसर होगा। साथियों फ्लोरीन की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है? फ्लोरीन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो डेंटल कैरीज होगी, स्कर्वी होगी, या रक्त अल्पता होगी, या गठियाबादी होगी? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो ये ध्यान रखना डेंटल कैरीज हो जाएगी। ऑप्शन ए आपके एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी साथियों? उत्प्रेरक की खोज जो है किसने की थी? ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी साथियों? तो ये ब्रेजेलियस ने, जो ब्रेजेलियस नामक व्यक्ति है, इसने आपकी खोज की थी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, खालिस्तान पौधे की एक ऐसी प्रजाति है जिसने कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल किया है। तो ये साथियों कौन सी प्रजाति है? तो ये तो आपके मरुद्भिद जो वनस्पति है साथियों, मरुद्भिद वनस्पति, यानी जिन्हें जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, जीरोफाइट्स भी जिन्हें आपके कहते हो, ये आपकी वनस्पति हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण होता है, खालिस्तान में होता है। यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उनमें जो आरएनए है उसका संश्लेषण साथियों कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रियोल्स में, या राइबोसोम्स में, या न्यूक्लियस में? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह न्यूक्लियस जो है साथियों, ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या वह गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? साथियों ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपने नाम सुना होगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी क्या पहुंचाती है? ओजोन परत को साथियों क्षति पहुंचाती है, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। यहाँ पर साथियों CCl2F2 की बात करें तो ये आपके ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के प्रकाश तरंगों का उपयोग किया जाता है? यानी टेलीविजन जो है साथियों उसमें किस प्रकार के तरंगों का आपके उपयोग जो है किया जाता है? दृश्य प्रकाश का, अवरक्त का, एक्स किरणों का, या गामा किरणों का? तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान रखना है गामा किरणें जो है इसका आपको प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों देखो, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों व रोटी का आहार करता है तो उसको रोग कौन सा हो सकता है? तो वह साथियों यदि अगर कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? तो उसको साथियों स्कर्वी रोग हो सकता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, कथन और कारण में प्रश्न पूछ रखा है साथियों कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। यानी कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है, ये पूछा है। स्त्रियों में दो गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं, दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 92 नंबर का प्रश्न साथियों ये कह रहा है कि एक कथन गलत है परंतु आर सही है। साथियों क्या है? ये गलत क्यों साथियों? कि मानव में संतान में लिंग निर्धारण की जो आपकी भूमिका होती है वो स्त्रियों की नहीं होती साथियों, ये किसकी होती है? ये लिंग निर्धारण की जो भूमिका होती है साथियों ये पुरुषों की होती है। किसकी होती है? पुरुषों की। अगर महिला के लड़का होगा या लड़की होगी, इसकी जो भूमिका होती है साथियों किसकी होती है? पुरुषों की भूमिका होती है। किसकी होती है? पुरुषों की। क्योंकि पुरुषों के अंदर साथियों एक्स और वाई दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो एक्स एक्स साथियों पुत्री हो जाएगी, एक्स वाई आपकी क्या हो जाएगी? पुत्र हो जाएगा। तो ये आपके पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ नेक्स्ट देखो साथियों, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं साथियों? गुणसूत्रों पर हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, नॉन स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए व स्टोन प्रोटीन्स होते हैं, या स्टोन, नॉन स्टोन और प्रोटीन्स एवं डीएनए पाए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टोन, नॉन स्टोन और प्रोटीन्स व डीएनए जो है आपके किस पर पाए जाते हैं? ये आपके पाए जाते हैं साथियों किसके ऊपर? तो ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। साथियों निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए कि प्लेग एक छुआछूत की बीमारी है जो बैक्टीरिया पैसिलस द्वारा फैलती है। साथियों प्लेग जो है ना, प्लेग चूहों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, चूहों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। और साथियों यहाँ पर संक्रमण फैलाने वाले पिस्सुओं में जेनोसिप्लास क्योपिस सबसे भयानक पिस्सू है। गिल्टी प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग व सेप्टिसिमिक प्लेग के 3 प्रकार भी है। साथियों सुरेमिन व AZT दवाएं इसके उपचार हेतु काम में ली जाती है। नहीं साथियों, राजस्थान में तो साथियों क्या बाबूजी महाराज का स्मरण किया जाता है प्लेग की इस बीमारी के लिए, है ना। अब साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विकास में जनन द्रव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? जैव विकास में जनन द्रव्य का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने, लेमार्क ने, या विजमान ने, या मूलर द्वारा? तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वह होगा विजमान। ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला? सही होने वाला है। अब साथियों आपके बीच में 95
में से यानी कि नंबर 96 से लेकर 110 तक जो है आपके मैथ के प्रश्न है साथियों, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। तो ये प्रश्न साथियों मैं आपको पूरी पूरी पीडीएफ जो है जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल पर पूरी पीडीएफ अपलोड करने वाला हूँ। वहां से आप ये पूरी पूरी पीडीएफ साथियों देख सकते हो और वहां से साथियों इसका सॉल्यूशन जो है पूरा एकदम विच व्याख्या के साथ सॉल्यूशन मैंने करवा रखा है, पूरे पूरा सॉल्यूशन वहां पर डाल रखा है। तो आप सभी साथी जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े और वहां से साथियों इन प्रश्नों का भी आप सॉल्यूशन जरूर करें, जिससे कि आपको अपनी रैंक का पता चल सके। नेक्स्ट आ जाओ साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके बीच में ये रहा हाजिर 111 नंबर प्रश्न पे सीधे चलने वाले साथियों अपन 111 नंबर प्रश्न की ओर आ जाओ। ये रहा 111 नंबर प्रश्न आपके बीच में हाजिर। अब आया साथियों आपके कौन सा प्रश्न, अब आ गए आपकी हिंदी। मर्मणीय का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, मर्मणीय का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं सीधा आपको उत्तर लगवाने वाला हूं साथियों, मृद प्लस में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस युगम में विलोम शब्द उचित नहीं है, विलोम शब्द कौन से में उचित नहीं है, गुरु, लघु, अनिवार्य, विकल्प, आदर, शुष्क या भिज्ञ, अभिज्ञ। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल। मैंने खा लिया है वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, मैंने खा लिया है में सहायक क्रिया कौन सी है, तो साथियों यहाँ पर सहायक क्रिया जो है कौन सी है बिल्कुल ध्यान रखना। किस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है साथियों, क्रिया संबंधी अशुद्धि कौन सा, मैं रामलाल पगड़ी ओढ़कर मेले में गया, छात्रों ने मुझे एक फूलों की माला पहनाई, सने उसको सफलता मिलने लगी, सारे देश भर में अकाल है। साथियों यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि कहाँ पर है, तो क्रिया संबंधी अशुद्धि की बात करें साथियों, रामलाल पगड़ी ओढ़कर मेले में गया, ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिल्कुल निम्नलिखित में से किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग नहीं है, विचार, विविधा, विज्ञान, विशाल। तो साथियों वी उपसर्ग किस में नहीं है, तो यहाँ पर विशाल में आपकी वी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। साथियों अनस्ट्रेड का हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या हो रहा है, अनस्ट्रेड जो एक इंग्लिश शब्द है इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा, हिंदी इसका अर्थ क्या होगा, तो साथियों यहाँ पर होगा अतारांकित, तारांकित जो आपका इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह आश्रम के पर्यायवाची, साथियों आश्रम के पर्यायवाची कौन कौन से ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आश्रम के पर्यायवाची की बात करें तो निश्चित रूप से साथियों मठ, विहार, अखाड़ा, स्तर जो है ये आपके आश्रम के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। शीशे में उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, शीशे में उतारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो शीशे में उतारने का मुहावरे का सही अर्थ साथियों क्या हो जाएगा, वश में करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वश में करना हो जाएगा। रंगमंच के पीछे का स्थान वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है, रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है साथियों उसे किस नाम से जाना जाता है। एक शब्द की बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपथ्य हो जाएगा, नेपथ्य, नेपथ्य आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में, अर्थशास्त्र पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है भाई, ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है और पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। बताओ देखिए साथियों यहाँ पर 120 में जो है आपका उत्तर कौन सा जो है असत्य कथन जो है उपयुक्त नहीं है वे कौन सा है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अब साथियों 121 से लेके 121 से 130 तक आपका अंग्रेजी के प्रश्न है, ये भी आपको पीडीएफ में इसका पूरा जो है आंसर आपको दिया जाएगा। आप आराम से साथियों पीडीएफ जरूर पढ़िएगा और पीडीएफ से इन अंग्रेजी के प्रश्नों को भी आप सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि देखो साथियों मैथ, रीजनिंग और अंग्रेजी जो है मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ, इसलिए आपको पीडीएफ पूरी डाल रहा हूँ। जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और वहाँ से पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप मैथ, रीजनिंग और जीके का सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। 131 नंबर प्रश्न जो कंप्यूटर से संबंधित है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक या पेपर लॉग है जिसका प्रयोग कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। बताओ कंप्यूटर गतिविधि को ट्रैक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साथियों यहाँ पर आपके इंटरनेट रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों आपके सामने नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक बाइट विंडो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर होती है, डेस्क ड्राइव का एक भाग है, या कोड की 8 बिट्स का एक समूह है, या विंडो स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर होती है। तो साथियों एक बाइट क्या होती है, एक बाइट 8 बिट्स का समूह होती है। बिल्कुल साथियों 8 बिट्स का क्या होती है, समूह होती है। ऑप्शन सी जो आपका क्या होने वाला है, ये आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर सिस्टम में से किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों को कॉपी या मूव करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, तो साथियों ये प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों ये डाउनलोड कहलाती है। क्या कहलाती है, डाउनलोड प्रक्रिया। ऑप्शन डी जो आपको क्या कहलाएगी, एकदम सही और सटीक। साथियों कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल सकता है। कंप्यूटर वायरस जो है साथियों वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में किस माध्यम से फैल सकता है, संक्रमित डिस्क, नेटवर्क
के लिंक से, बुलेटिन बोर्ड के डाउनलोडेड प्रोग्राम से या उपयुक्त सभी से। तो साथियों यहाँ पर आपको पता रखना है कि यहाँ पर साथियों उपयुक्त सभी जो कारण है इसकी वजह से आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वायरस जो है फैल सकता है। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है विंडोज, लिनक्स, मैक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होगा? तो साथियों यहाँ पर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है साथियों, है ना, नई वाले की बात है ही नहीं। तो विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, मैक भी है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। MS पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है साथियों? MS पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या होता है? एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव होता है, स्लाइड को आगे बढ़ाने की विधि होती है, यह स्लाइड पर आइटम गतिशील करने की कोई विधि है, या उपयुक्त सभी है। तो साथियों MS पावर पॉइंट में मोशन पथ क्या है? तो मोशन पथ आपको ध्यान रखना है कि ये साथियों एक प्रकार की स्लाइड को आइटम गतिशील करने की विधि है, ये आपको ध्यान रखना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन आपसे पूछा जा रहा है कि गटर मार्जिन जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में गटर मार्जिन किसे कहा जाता है? वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान बाई मार्जिन में जोड़ा जाता है, वह मार्जिन जो छपाई के दौरान दाई मार्जिन में जोड़ा जाता है, या वह मार्जिन जो छपाई के दौरान पेज के बंधन कक्ष को जोड़ा जाता है, या वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बाहर जोड़ा जाता है। बताओ गटर मार्जिन किसे कहा जाता है? तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, गटर मार्जिन वह मार्जिन जो कि छपाई के दौरान पेज के बंधन कक्ष में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच में 138 नंबर का प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है। क्या कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं? बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में इनपुट आउटपुट नियंत्रण, आभासी स्टोरेज या मल्टी प्रोग्रामिंग या उपयुक्त सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में कौन शामिल हो सकते हैं साथियों? यहाँ पर जो है आपका उत्तर रहने वाला है वह आपके डी रहने वाला है, यानी उपयुक्त सभी आपका उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एंटी, जावा, डोस, यूनिक्स। तो बताओ कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नहीं है की बात करें तो जावा जो है ये नहीं है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न में से किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं? निम्न में से किस टूल बार पर आप फॉर्मेट पेंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइविंग टूल बार या पिक्चर टूल बार, पिक्चर टूल बार। तो देखो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है, बिल्कुल साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है वह आपका स्टैंडर्ड टूल बार होने वाला है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट अब जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न जो आपके बीच में हाजिर हो चुके हैं, अब 141 से लेकर साथियों 150 तक आपके जो है एकदम करंट अफेयर्स के प्रश्न चलने वाले हैं। साथियों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आपके बीच में रहने वाले हैं। अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों पहले चैनल को आप क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और सेशन को साथियों लाइक जरूर करना है। लाइक किए बगैर तो मज़ा ही नहीं आता ना। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जेके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। साथियों पहला प्रश्न क्या कह रहा है करंट का कि भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की पहली बैठक 23 से 25 जनवरी 2023 को कहाँ होगी? चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर या मुंबई में। तो साथियों कहाँ होने वाली है? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए साथियों, ये तो आपके बेंगलुरु में होने वाली है। कहाँ पर होने वाली है? बेंगलुरु में होने वाली है। ऑप्शन बी जो है साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो साथियों, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ 10 दिसंबर 2022 को दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन भारत के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बन गए? तो साथियों ये कौन से नंबर के बल्लेबाज बन गए? तो ये साथियों चौथे नंबर के बल्लेबाज बन गए। कौन से बन गए? चौथे नंबर के। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक है। साथियों नेक्स्ट है कि राजीव कुमार के 22 अप्रैल 2022 को पद से त्याग पत्र देने के बाद केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी साथियों 2022 के बाद, अप्रैल 2022 के बाद जो पत्र यानी त्याग पत्र देने के बाद में राजीव कुमार ने जब त्याग पत्र दे दिया उसके बाद में अर्थशास्त्री को सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष बनाया है? तो साथियों नीति आयोग का उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। सीधी सीधी बात करें तो साथियों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर तो उत्तर साथियों ए होगा, सुमन बेरी आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट है आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति जो है नवंबर 2022 को दे दी थी? बताओ आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में जो शामिल करने की स्वीकृति जो है प्रदान कर दी है नवंबर 2022 तक? मकाऊ को, वेनेताऊ को, पूर्वी तिमोर को, सिमोआ को। बताओ किसको? तो साथियों यहाँ पर उत्तर जो होने वाला है वह आपका होने वाला है पूर्वी तिमोर। दिल मांगे मोर, यानी साथियों इसकी आपकी राजधानी है दिल्ली। क्या है इसकी भी राजधानी? दिल्ली। एक तो भारत की राजधानी है ना। साथियों जनरल विपिन रावत के देहांत के बाद नए CDS का पदभार किसने संभाला है?
नया सीडीएस साथियों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो जनरल विपिन रावत के देहांत के बाद में ये पद किसने संभाला है साथियों। सीडीएस प्रथम सीडीएस जो है वो आपके जनरल विपिन रावत थे। इनके बाद में अब जो इस पद पर आपका आए वह कौन आए तो साथियों यहाँ पर आप आ चुके हैं आपके कौन लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की बात करें तो ये रिटायर्ड अनिल चौहान जो है आपके इस पद पर आ चुके हैं। ऑप्शन बी जो है साथियों आपके क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न साथियों वर्ष 2022 के बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्यकारों के संबंध में कौन सा कथन जो है युग्म जो है सुमेलित है। बताओ कौन सा युग्म सम्मिलित है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए जो साहित्यकार हैं उनके संबंध में। तो साथियों आपके मछलियारा आंसू विश्वामित्र दादिच महाभारत फॉर चिल्ड्रन क्षमा शर्मा पंचतंत्र की चुनिंदा बाल कहानियां आरसिया सतार या उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर आपका उत्तर होने वाला है केवल ए यानी कि मछलियारा आंसू ये विश्वामित्र दादिच को आपके इसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो साथियों प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर कि पेरिस फ्रांस के रोला गेरो में 22 मई से 5 जून 2022 को आयोजित 126वीं फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुषों का एकल खिताब किसने हासिल किया था। तो पुरुषों का एकल खिताब हासिल करने वाला था साथियों कौन है राफेल नाडाल था साथियों राफेल नाडाल। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राजस्थान के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा संगीत नाटक अकादमी द्वारा 25 नवंबर 2022 को की गई थी। तो ये साथियों कौन है ये आपको बताना है कि ये कौन है कि राजस्थान के किस कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान करने की जो घोषणा है वह 25 नवंबर 2022 को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा की गई थी। तो साथियों आपको उत्तर इसका करना है बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है सरताज खान नारायण माथुर लोक संगीत के लिए, जोधा खान या दोधे खान जो है लंगा संगीत के लिए, गिरधारी लाल पंवार जो है गिरधारी महाराज कथक के लिए। ऑप्शन डी यानी तीनों को आपको क्या दिया गया है ये संगीत अकादमी अमृत पुरस्कार जो देने की घोषणा की गई है। साथियों नेक्स्ट है कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट 29 सितंबर 2022 को कहाँ शुरू किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जो है 29 सितंबर 2022 को कहाँ शुरू किया गया है जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर या बीकानेर में। तो साथियों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये तो आपके जैसलमेर में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ओमान के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 से 13 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। तो यहाँ पर साथियों आपसे उत्तर पूछा जा रहा है कि राफो थुमेराइड 3 राफो थुमेराइड 4 अल नजा 3 अल नजा 4 तो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताओ साथियों बीकानेर राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ओमान के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है 1 से 13 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया। तो यहाँ पर जो आपको उत्तर होने वाला साथियों अल नजा 4 जो है आपका उत्तर होने वाला। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों पूरी पूरी उत्तर की जो आपके सामने यहाँ पर दे रखी है आप देख सकते हो पूरी पूरी आंसर की यहाँ पर दे रखी है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूरी व्याख्या सहित यहाँ पर दे रखे हैं आप अच्छे से देख पा रहे होंगे साथियों पूरी पूरी इस प्रश्न श्रृंखला की इस आप मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जीके विद मूलचंद सर नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। जीके विद मूलचंद सर नाम से अगर सर्च करोगे तो भी आपको साथियों जीके विद MULCHAND यानी मूलचंद सर नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो साथियों अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को लाइक कर दो और शेयर करना जरूर है साथियों। और आप सभी का प्यार ऐसे ही बना रहे ऐसी उम्मीद करता हूं। और वीडियो को अंत तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट मॉडल पेपर नंबर 10 के साथ में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम।